जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपका एग्ज़ाम 20 अगस्त को कंडक्ट होने वाला है, आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं, है ना। ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं कितने लोग 30 में से 30 उत्तर लेके आते हैं। चलिए हम अपने प्रश्न की सीरीज को बढ़ाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंत तक बने रहिएगा। सही प्रश्नों के उत्तर आप ध्यान से दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही आपके एग्जाम में प्रश्न बनने वाले हैं। आइए हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह, है ना। विकास की कौन सी अवस्था है जिसमें बालक अमूर्त सोच करता है, अपनी खुद की पहचान बनाने की कोशिश करता है। देखिए ऑप्शन से शैशवावस्था, प्रारंभिक शैशवावस्था, मध्य बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था, है ना। कौन सा उचित उत्तर है दीजिए, ठीक है। तो जब जिसमें बालक कौन सी अवस्था में पहुंचता है ना, कि अमूर्त सोच किस में करता है ना, अपनी पहचान बनाने की खोज किस में करता है, तो यह आता है किशोरावस्था में। आपका यहाँ उत्तर नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है, छोटा कर देते हैं, टाइपिंग एरर हो गई है। देखिए कह रहा है कि विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकास एक खास क्रमानुसार चलता है ना, विकास एक खास क्रमानुसार चलता है। कौन सा सही नहीं है वो बताना है। विकास विभेदन व एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है। विकास पैर से सिर की तरफ चलता है और विकास केंद्र से बाहर की और अग्रसित होता है। विकास के बारे में कौन सा सही उत्तर नहीं है, इसके बारे में चुनना है। तो कह रहा है विकास क्रमानुसार चलता है ना, विकास क्रम में होता है, ठीक है। विकास विभेदन और एकीकरण के सिद्धांत पर भी पालन करता है, ये भी सही है। और कह रहा है विकास पैर से सिर की तरफ नहीं, सिर से पैर की तरफ विकास चलता है ना, यही गलत है। क्या होता है, सिर से पैर की तरफ, ठीक है, सिर से पैर की तरफ, है ना। और देखिए ये कह रहा है केंद्र से, ये भी बिल्कुल सही है। तो उत्तर नंबर जो गलत है वही सही हो जाएगा। मतलब विकास सिर से पैर से सिर की तरफ नहीं, बल्कि सिर से पैर की तरफ चलता है, ठीक है। उत्तर नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि बच्चे के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रमुख कारण क्या है। बच्चे के व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रमुख कारण क्या हैं। आपके पास ऑप्शन रखे गए हैं। कह रहा है कि केवल व्यक्ति के वंशानुगत गुण, है ना, या फिर केवल पालकों के पालन पोषण का तरीका, या फिर आनुवंशिकता व पर्यावरण के कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया, या फिर केवल बच्चों के भौतिक व्यक्ति। देखिए आपके ऑप्शन में कहीं नकारात्मक शब्द दिख जाए, आप उसे तुरंत काट देंगे। जैसे केवल शब्द गलत है ना, जहाँ जहाँ केवल शब्द आपको दिख जाए गलत है, अपने आप उत्तर निकल गया। क्या कह रहा है कि आनुवंशिकता व पर्यावरण के कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया का योग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न चौथे नंबर की समाजीकरण क्या है, ठीक है। समाजीकरण डॉट डॉट डॉट, है ना। देखिए क्या है, कह रहा है कि रैखिक व निम्नलिखित प्रक्रिया है, सरल एवं एक आयामी प्रक्रिया है, जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है, अनन्य और सार्वभौमिक प्रक्रिया है ना। समाजीकरण क्या है, उत्तर दीजिए, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कह रहा है कि समाजीकरण क्या है, तो जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है। यहाँ पे सी उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनने हैं, आप सभी प्रश्नों को हल करिएगा अच्छे से। कह रहा है कि जेन पियाजे ने सुझाव दिया है, क्या सुझाव दिया है, बच्चे बड़ों से अलग सोच और सीखते हैं, है ना। बच्चे क्या करते हैं, बड़ों से अलग सोच रखते हैं और सीखते हैं। भाषा विकास को सुसाध्य करती है, या फिर बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप में भिन्न होती है, या फिर बच्चे एक खाली स्लेट है के रूप में पैदा होते हैं और जन्म के समय नासमझ होते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है, बच्चे जन्म के समय नासमझ बिल्कुल नहीं होते। कह रहा है कि बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं ना और सीखते हैं, ठीक है। ये उत्तर बिल्कुल सही है ना। यहाँ बच्चे मात्रात्मक रूप में भिन्न नहीं बल्कि गुणात्मक रूप में भिन्न होते हैं ना, क्योंकि मात्रा तो समान होती है सीखने की, है ना, गुण अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है। निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है। कह रहा है कि शिशुअवस्था की उम्र 6 से 11 साल, है ना, या फिर मध्य बाल्यावस्था 26 साल,
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से अधिक, या फिर पूर्व संक्रियात्मक चरण जन्म से 2 वर्ष है। कौन सा युग्म सही मिलान नहीं है? ठीक है, न्यूज़ कौन सा युग्म का मिलान सही है पूछ रहा है ना, सॉरी पूछ रहा है कौन सा मिलान सही है। तो सही इसका मिलान एकदम सटीक उत्तर हो जाएगा कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से अधिक होती है। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? 11 साल से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आइए अगला प्रश्न क्या है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है ना? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है? कह रहा है कि यह चरण के निर्दिष्ट नहीं करता है ना, यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है, या फिर यह प्राकृतिक स्थितियों में बच्चों के सहभागी अवलोकन का उपयोग करता है, यह नैतिक विकास का एक निश्चित क्रम नहीं देता है। कौन सी इसकी कोहलबर्ग की एक अवहेलना है? तो यह कह रहा है कि यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है ना, क्योंकि कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में महिलाओं को स्थान नहीं दिया है ना, तो लिंग को प्रभावित करता है और उसकी अवहेलना करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे कह रहा है कि लेव वाइगोस्की का मानना था कि, क्या मानना है उनका, है ना, लेव वाइगोस्की का मानना है कि बच्चों को जो प्रस्तुत किया जाता है वे उसका निष्क्रिय रूप से पुनरुत्पादन करते हैं, है ना। और कह रहा है कि बच्चों बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बना लेते हैं। बच्चे उद्दीपन और प्रक्रिया का अनुकूलन करके सीखते हैं, या फिर बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें उपयुक्त भौतिक नाम प्रदान किया जाता है। बालक कैसे सीखता है ना, तो बालक बच्चे बड़ों की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं ना। जेटपीडी थ्योरी इनका आपको पता ना कि बच्चे समाज में अंतःक्रिया करके सीखते हैं, बड़ों की मदद से सीखते हैं, जो उनसे ज़्यादा जानता है उनसे वह सहायता लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। आइए आगे देखिए, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कह रहा है कि लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जैसे मनोविज्ञान उपकरण को बहुत महत्व दिया है ना। क्या कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में मनोविज्ञान उपकरण को बहुत महत्व दिया है। किसको किसको? भाषा को, कैलेंडर को, कैलकुलेटर को, या फिर मोबाइल को। लेव वाइगोस्की किसको देते हैं? तो भाषा पे जोर देते हैं ना। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। लेव वाइगोस्की का मानना है कि पहले भाषा आती है, तब क्या आती है? विचार आता है। ठीक है, और वहीं जीन पियाजे क्या कहते हैं कि पहले विचार आता है तब भाषा आती है ना। तो लेव वाइगोस्की भाषा को तवज्जो देते हैं और जीन पियाजे किसको देते हैं? विचार को देते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भाषा को तवज्जो देते हैं। आइए अगला प्रश्न है कि एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को सिखाना इनाम और सजा के प्रयोग से नियंत्रण होता है, या फिर बच्चों को सख्त निगरानी में रखना चाहिए व अनम्य पाठ्यक्रम अपनाना चाहिए, या फिर सीखने की सुसाधित करने के लिए वेदन व अभ्यास की विधि का पालन करना चाहिए, या फिर सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होना चाहिए। एक प्रगतिशील शिक्षा में क्या होना चाहिए? उत्तर दीजिए। तो देखिए, यहाँ नकारात्मक उत्तर को आप यहाँ इनाम सजा वजा का प्रयोग नहीं कर सकते, उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाई में नहीं रख सकते, है ना। उन्हें अभ्यास की विधि का पालन करने के लिए वेदन विधि, यह सब गलत है। सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव और संवाद होना चाहिए। ठीक है, उत्तर नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुण की पहचान करते हैं, है ना। ऑप्शंस क्या है? तर्क गणितीय बुद्धि, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, अंतःव्यक्तित्व बुद्धि, या फिर भाषाई बुद्धि। कौन सी बुद्धि प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों की पहचान करते हैं? कौन सी हार्वर्ड गार्डनर की कौन सी बुद्धि है? तो यह है अंतःव्यक्तित्व बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षकों की कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता पक्षपात कम करने की मदद करता है ना। जेंडर रूढ़िवादिता से भी आपके एग्जाम में प्रश्न हर बार बनते हैं। देखिए कह रहा है कि कक्षा में केवल लड़कियों को भारी कुर्सी मेज उठाने को कहना,
है ना। और ऑप्शन नंबर बी है खेल के लिए गुड़िया व घर केवल लड़कियों का है, ठीक है। और ऑप्शन डी का है देखभाल करने वाले व्यवसायों को जिक्र केवल औरतों के संदर्भ में है या फिर सभी जेंडर में स्वायत्तता व समानुपाती के गुण विकसित करना, है ना। जेंडर का शिक्षक को कौन सा व्यवहार बच्चों के जेंडर रूढ़िवादिता पक्षपात कम करने में मदद करेगा, कौन सा मदद करेगा। देखिए हर जगह जेंडर पक्षपात की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि सभी जेंडर में स्वायत्तता व समानुभूति के गुणों को विकास करना। उत्तर नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता की बात नहीं की जा रही है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाली महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में मदद करती है ना। कौन सा परिप्रेक्ष्य मदद करता है, कह रहा है कि व्यवहारिक, सूचना संक्रामक, सामाजिक सांस्कृतिक और मनोगतिशील, है ना। क्या कह रहा है कि कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को भाषा के संज्ञान को सुसाध्य करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जाता है। कौन सा वह उपकरण है, तो वह सामाजिक सांस्कृतिक है, ठीक है। ये क्या हो गया, एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ गई है। देखिए जितने भी प्रश्न यहाँ पे आपको कराए जाते हैं उनको आप ध्यान से किया करिए, क्योंकि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए जाते हैं ना। और आपका एग्ज़ाम 20 अगस्त को होना है। आप अच्छे से तैयारी में अभी से लग जाइए। आपको अभी लगभग 12 दिन का समय बचा हुआ है। आप तैयारी अच्छे से करेंगे तो आप 120 प्लस आराम से ला सकते हैं, है ना। कोई बहुत बड़ा सीटेट का एग्ज़ाम नहीं होता है, कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है। आप आसानी से आराम से पास हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए, कह रहा है ना, कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुसाध्य करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जाता है, तो यह है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक, है ना, सामाजिक सांस्कृतिक सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे, कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी रणनीति नहीं है। कौन सा एक प्रभावी रणनीति नहीं है। आइए प्रश्न यहाँ पे ऑप्शंस लिखा है कि छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का पता लगाना, छात्रों को विभिन्न पृष्ठभूमि के अनुरूप शिक्षार्थी या फिर ऐसे विविध उदाहरण प्रदान करना जो सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण हो, या फिर निर्देशों के मानकों सेट का उपयोग करना और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना, है ना। कौन सा उत्तर सही होने वाला है, तो इसका उत्तर यही बिल्कुल सही है कि निर्देशों के मानक का सेट का उपयोग करना और शिक्षार्थियों के पृष्ठभूमि को अनदेखा करना, यही गलत उत्तर है। जो गलत है वही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए, है ना। मानकीकृत, व्यापक, रचनात्मक या गुणात्मक, है ना। तो यहाँ तो मानकीकृत गलत है, गुणात्मक भी नहीं, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न का व्यापक और रचनात्मक, यहाँ पे दोनों उत्तर सही दिख रहा है ना। बी और सी दोनों उपयुक्त उत्तर है, ठीक है। चलिए आप दोनों लगा सकते हैं। यहाँ पे दोनों प्रश्न दे दिए गए हैं, गलती से मिसिंग एरर हो गया है। आइए कह रहे हैं कि समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। बाधा मुक्त वातावरण का प्रावधान, योग्यताओं के आधार पर बच्चों का पृथक्करण, या फिर बच्चों की पहचान कर उनका उपयुक्त नामीकरण, या फिर पाठ्यपुस्तक अनुभव और शिक्षार्थी रणनीति में लचीलापन, है ना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा उत्तर बिल्कुल सटीक है। तो यह कह रहा है कि बाधा मुक्त वातावरण का प्रावधान होना चाहिए समावेशी शिक्षा में, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देखिए और यहाँ डी वाला भी उत्तर सही है। पाठ्यपुस्तकीय अनुभव से शिक्षार्थी रणनीतियों में लचीलापन भी होना चाहिए। मतलब ये पहला और चौथा दोनों उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। पहला और चौथा दोनों उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। ये बिल्कुल यहाँ पे सटीक उत्तर है। चलिए आगे करें कि छात्रों के
विविध समूह के साथ बातचीत करते समय एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, है ना। एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, कह रहा है कि बहस और चर्चा को प्रोत्साहन, अपने स्वयं एवं पूर्वाग्रह और रूढ़ियों पर चिंतन, एक समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन। हाँ, यही नहीं करना चाहिए, है ना। मानकीकृत शब्द क्या होता है, गलत होता है। चलिए आगे देखिए, अगला अभिकथन दिया हुआ है ना। प्रश्न बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। देखिए कह रहा अभिकथन, ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। पहले तो नहीं पूछे जाते थे, लेकिन जब तक ऑनलाइन का जब होने लगा था एग्जाम, तो ऐसे अभिकथन के रूप में प्रश्न पूछता था। कह रहा है ये कि पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों के सीखने को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों की पुस्तकों के अलावा विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए व उन्हें लिखित परीक्षा के अतिरिक्त समूह देना चाहिए, है ना। तर्क दे रहा है कि आर, पठन वैकल्य की चुनौती वाले विद्यार्थियों को पढ़ने की कठिनाई होती है ना। ऑप्शन कौन सा सही है, कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा उत्तर है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। और तीसरा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। और डी है ए और आर दोनों गलत हैं। कौन सा उत्तर यहाँ पे सही होने वाला है, तो कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ये की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। आइए अगला प्रश्न कि कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीकी को इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की मदद करेगा, है ना। कौन सा उदाहरण तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की मदद करेगा, है ना। हेडफोन, चित्र आधारित वर्कशीट, पढ़ने और लिखने के लिए बेल प्रणाली, श्रवण में मदद करने वाली उपकरण, है ना। कौन सा दृष्टिबाधित के लिए कौन सा मदद करेगी, तो इसमें मदद करने वाली है पढ़ने और लिखने के लिए ब्रेल लिपि, है ना। दृष्टिबाधित के लिए कौन सा उपयोगी होता है, ब्रेल लिपि जो 6 डॉट बिंदु पे आधारित होता है। ठीक है ना। चलिए ये देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेत कौन से हैं। रचनात्मकता के विशिष्ट संकेत कौन से हैं, जिज्ञासा, स्वतंत्रता, अनुकरणशीलता, उच्च स्तर की एकाग्रता और बारंबार अभ्यास की आवश्यकता, है ना। कौन सा सही है चारों में से, या फिर चारों सही है, कौन उत्तर दीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए, 1 2 3 4 5 ऑप्शन हैं, कौन से इसमें बिल्कुल सही है। तो इसमें कह रहा है कि जिज्ञासा भी सही है, स्वतंत्रता भी सही है, अनुकूलनशीलता, उच्च स्तर की एकाग्रता, लेकिन बारंबार अभ्यास की आवश्यकता, है ना। ये वाला बिल्कुल गलत है, मतलब कि ये चारों सही है। तो चारों कहाँ दिख रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे एक और अभिकथन आ गया, है ना। छोटा कर लेते हैं क्योंकि प्रश्न बड़ा है। देखिए कह रहा है कि अभिकथन, प्रभावी अधिगम के लिए केवल शिक्षक को कक्षा के प्रश्न पूछना चाहिए, ना कि बच्चों को, है ना। और आर क्या तर्क क्या दे रहा है कि बच्चे निष्क्रिय श्रवण की प्रक्रिया के माध्यम से सर्वाधिक अर्थपूर्ण ढंग से सीखते हैं। सही विकल्प का चयन करना है ना। सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सही विकल्प का चयन करना, कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या करता है ए की। और बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है। सी कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। और डी कह रहा है ए और आर दोनों गलत है ना। कौन सा उत्तर सही है इसका, ठीक है, कौन सा उत्तर बिल्कुल सही है। तो यहाँ कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, चलिए आगे एक और अभिकथन है। कह रहा है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की ज़रूरतों के अनुसार उचित व उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए। तर्क क्या है, कह रहा है सीखना एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। सही विकल्प क्या है ना। कह रहा है कि ए और दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है एक की, है ना। कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है एक की। और कह रहा है अगला कह रहा है कि बी और आर दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है ये की। और सी कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है। डी कह रहा है ए और आर दोनों गलत है।
है ना। डी कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत है, तो यहाँ पे विकथन सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ये की, क्या करता है, आर सही व्याख्या नहीं करता है ये की, बिल्कुल ये सही उत्तर है। चलिए आगे देखिए, 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक स्कूली कक्षाओं में बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए, है ना। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। कह रहा है कि बच्चों की कम योग्यताओं का प्रतिबिंबित करना, या फिर शिक्षकों की कम योग्यताओं का प्रतिबिंबन, या फिर माता पिता की कम योग्यताओं का प्रतिबिंबन, या फिर स्कूली तंत्र की कार्यशीलता का प्रतिबिंबन। कौन सा सही उत्तर है, तो कह रहा है कि स्कूली तंत्र की कार्यशीलता का प्रतिबिंबन, यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल सही है। कह रहा है कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम निष्क्रिय और व्यक्तिगत है, सक्रिय और व्यक्तिगत है, सक्रिय और सामाजिक है, निष्क्रिय और सामाजिक है ना। तो यह हो जाएगा सक्रिय और सामाजिक है, उत्तर नंबर सी बिल्कुल सही है। आइए, कह रहा है कि एक समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ना। कार्यात्मक स्थिरता, कलन विधि, साधन लक्ष्य विशेषता और अनुक्रिया समुच्चय। कौन सा उत्तर सही है, तो यह हो जाएगा साधन लक्ष्य विश्लेषण, है ना, साधन लक्ष्य विश्लेषण। ठीक है, चलिए आइए, एक और अभिकथन आ गया। देखिए, कह रहा है कि अभिकथन ए, शिक्षकों को बच्चों की मानसिक स्थिति व संवेगात्मक जरूरतों की उपेक्षा करनी चाहिए। तर्क क्या दे रहा है, आर, अकादमिक अधिगम बच्चों के संवेगात्मक स्वास्थ्य में प्रभावी नहीं होता। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ये की, और बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ये की। सी कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है, और ये कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है ना। कौन सा उत्तर सही है, तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दोनों क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अधिगम को कौन सुसाधित करना चाहता है। अर्थपूर्ण खोज द्वारा सुधारित किया जा सकता है, विद्यार्थियों के प्रति स्पर्धा को बढ़ावा देकर, या फिर भौतिक पुरस्कार देकर, या फिर नकारात्मक पुनर्बल देकर, है ना। तो विद्यार्थियों की अर्थपूर्ण खोज के द्वारा कौन सा सुसाधित करना चाहिए, है ना, कौन सा सुसाधित करना चाहिए, अर्थपूर्ण खोज के द्वारा सुसाधित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। कह रहा है कि स्वयं के ज्ञाता होने के बारे में जागरूकता व समझ किस प्रक्रिया को शामिल करती है। ऑप्शन है अधिसंज्ञान, समायोजन, समावेशन और अनुबंधन। किसको करती है, तो यह करती है अधिसंज्ञान को, है ना, आपके अधिसंज्ञान को करती है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। ठीक है, शिक्षकों में मान्यता रखनी चाहिए कि योग्यता डाट है और विद्यार्थियों को डाट तय करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या स्थित कह रहा है कि स्थिर महत्ता उन्मुखी लक्ष्य, या फिर स्थिर प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य, या फिर वार्षिक महारत उन्मुखी लक्ष्य, या फिर वार्षिक प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य, है ना। कौन सा उत्तर सही होने वाला है, तो ये है, यहाँ हो जाएगा वार्षिक महारत उन्मुखी लक्ष्य, है ना, वार्षिक महारत उन्मुखी लक्ष्य। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अंतिम प्रश्न है, देखते हैं। कह रहा है कि प्रेरणा और सीखने के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। प्रेरणा और सीखने के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, कह रहा है कि सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र सजा से बचने के कारण अभिप्रेरित होता है। सीखना तब प्रभावित होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, और सीखना तब प्रभावित होता है जब छात्र बाहरी रूप से प्रेरित होते हैं, और सीखना तब प्रभावित होता है जब उनकी भूमिका नहीं होती है ना। तो सीखना तब प्रभावित होता है जब बालक क्या होते हैं, आंतरिक रूप से खुद से अभिप्रेरित होते हैं। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना। और आपने उत्तर दिया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। थोड़ी आवाज़ मेरी डिस्टर्बेंस है क्योंकि तबीयत तो सही नहीं है, इसके वजह से आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी। तो चलिए, ये थे कुछ आपके प्रश्न, है ना। आप अपना अभ्यास जारी रखिए और आप उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास होने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगती है अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ।